नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत और क्या पाकिस्तान दोनों के रिश्ते मधुर होंगे या नहीं, इस बात को लेकर लगातार संशय रहा, या फिर वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति होगी कि चीजें बदलकर उसी ट्रैक पर आ जाएंगी जिससे दोनों की मुल्क बचना चाहते हैं। दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं और इन दिक्कतों का एहसास एक बार फिर उस वक्त हुआ जब 2 जनवरी को तड़के पाकिस्तान की सरजमी से आए आतंकवादियों ने पंजाब के पठानकोट स्थित एयरफोर्स बेस पर हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। हालांकि इसमें हमारे 3 जवान भी शहीद हो गए। तो ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि पाकिस्तान से रिश्ते कैसे सुधरेंगे। वैसे पाकिस्तान की सरकार ने हमले की सख्त लफ्जों में निंदा की, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि सिर्फ निंदा काफी है। वैसे पीएम मोदी ने हमले के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने की बात भी कही और उन्होंने कहा कि दुश्मन भारत के विकास को पचा नहीं पा रहे और शायद यही वजह है कि इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों ने हमला कर भारत और पाकिस्तान के मधुर होते रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इन आतंकवादियों पर नकेल कसेगा या फिर नहीं, और क्या भारत को पाकिस्तान के साथ रिश्तों में मजबूती लाने के लिए अपनी तरफ से की गई पहल पर गौर करना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम न्यूज लाइन में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। पंजाब के पठानकोट स्थित एयरफोर्स बेस पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। हालांकि सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से है। लेकिन हमले ने अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ दिए हैं, जिसका जवाब भारत सरकार को न सिर्फ देना चाहिए बल्कि देना होगा, क्योंकि इस हमले में 3 जवान भी शहीद हो गए। इसी के मद्देनजर जवाब इसलिए देना और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी 25 दिसंबर को अचानक लाहौर पहुंच जाते हैं और दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती की वकालत की जाने लगती है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के जरिए भारत के अंदर आतंकी हमले किए जाने के बाद रिश्तों में मजबूती आएगी? शायद नहीं, लेकिन रिश्तों में सुधार भी जरूरी है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक रिश्ते में बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। आतंकी हमले के बाद हमारी सेना ने आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुझे खुशी है कि हमारी सेना ने डटकर आतंकियों का सामना किया। मुझे उन सैनिकों पर गर्व है। हम हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। फिक्र की बात यह है कि आतंकियों ने कश्मीर को निशाना बनाने के साथ साथ अब पंजाब को भी निशाने पर ले लिया है। पिछले साल गुरदासपुर में एक पुलिस थाने पर भी आतंकियों ने हमला किया था। जाहिर सी बात है, इससे पंजाब के मुख्यमंत्री की चिंता बढ़ना लाजमी है। हमले के बाद प्रकाश सिंह बादल ने कहा, समय से पहले आतंकी हमले का अलर्ट इनपुट था, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसी कारण कम नुकसान हुआ। आतंकी तकनीकी क्षेत्र में नहीं घुस पाए। हालांकि आतंकियों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हमले को नाकाम नहीं कर पाए। बहरहाल आतंकियों के इस ताजा हमले ने उन लोगों के माथे पर चिंता की लकीर साफ तौर पर खींच दी है, जिन्हें भारत पाक रिश्तों के बेहतर होने से दोनों देशों में विकास की नई रोशनी दिखाई देने लगी थी। तो क्या ये माना जाए कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच बढ़ती नजदीकियों से वैसे तत्व बौखला गए हैं, जिन्हें इनकी दोस्ती पसंद नहीं, या फिर पाकिस्तानी सेना और पाक खुफिया एजेंसी ISI अपने हाथ से डोर कमजोर नहीं होने देना चाहती? मतलब साफ है, राहों में मुश्किलों का अंबार है, लेकिन कामयाबी पाने की पहली शर्त होती है हर मुश्किल को पार करना। पर यह भी सच है कि इसके लिए पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को ईमानदार होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो न्यूज लाइन में आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर लंदन प्रसाद, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही चैनल 1 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर इरफान शेख साहब हमारे साथ हैं। इरफान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आपसे ही मेरा सवाल है, आज जो पठानकोट में हुआ उसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या आपको लगता है इस हादसे को लेकर, इस घटना को लेकर? देखिए, जब भारत
कोशिश करता है पाकिस्तान से बात करने की, तब हर बार यही स्थिति आ जाती है कि किसी न किसी वजह से वो जो बातचीत होनी होती है वो डिरेल हो जाती है। अभी रिसेंटली भी जो देखिए, जब NSA लेवल की टाक होनी थी अगस्त में जी, तो पाकिस्तान ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, उन्होंने सेपरेटिस्ट को से बात करने की बात कही और उसकी वजह से डिरेल हो गया। इसके पहले जो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने 1999 में जो प्रयत्न किया था, और उस वक्त तो बहुत ही आशा बंध गई थी जैसे इस बार बंधी कि भारत पाक के रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ ने, उसके बाद वो मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का ही तख्ता पलट दिया और फिर कारगिल वार हो गया और क्या क्या हुआ जी। तो ये स्थितियां बार बार ऐसी पैदा होती जा रही हैं जी। और अभी थोड़े दिन पहले गुरदासपुर में देखिए हमला हुआ है इतनी तेज, और इस बार भी जो हमला हुआ है इसमें कुछ एक अजीब सी बात ये लगती है कि जब SP तक को उन्होंने बंधक बना दिया और उसके दोस्त को पकड़ लिया और फिर वो, तो इसके बाद फिर क्या हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज या हमारी जो हमारी सिक्योरिटी के लोग हैं, तो उन्होंने इतना प्रिकॉशन नहीं लिया। पंजाब में ये स्थिति पैदा हुई है और पंजाब में ही उन्होंने एयरफोर्स, पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया। मुझे लगता है इसमें सिक्योरिटी की भी चूक है, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कहे कि वो बहुत सतर्क रही और सब कुछ रहा, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कैसे हुआ? 2 दिन। प्रोफेसर ललन प्रसाद, जैसा आप कह रहे हैं, आपने 2 पॉइंट्स अपनी बातचीत के दौरान रखे। एक तो आपने कहा कि ऐसा लगता है कि खुफिया एजेंसियां बहुत कारगर काम इस बारे में नहीं कर पाई और एक कोताही या सतर्कता जो है उसकी कमी देखी गई। दूसरी बात आपने कहा कि ये जो हमला आज हुआ के पठानकोट में, वो इम्पैक्ट लग रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस लग रहे हैं उस चीज के जो दोनों मुल्कों के बीच जो बातचीत चल रही है उसे प्रभावित करने के लिए या उसे रोकने के लिए ये हुआ है। इरफान शेख साहब हमारे साथ हैं, चैनल 1 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर। इरफान शेख जी, आपको भी यही लगता है कि वाकई ये 2 बड़े कारण थे जिसके चलते हमने आज ये घटना देखी है? देखिए, जहां तक इंडो पाक रिलेशंस की बात है, शुरू से ही ये होता रहा है कि ये एक चैरिटी मैच की तरह है जी। तो जितना लंबा चले वो चलता ही जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों की जो आप पॉलिटिक्स को देखेंगे अगर, तो इसमें यह देखा गया कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक एंटी इंडिया स्टैंड रहता है और इंडियन पॉलिटिक्स में एक एंटी पाकिस्तान स्टैंड रहता है, वो अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए। और पाकिस्तान की वजूद बनी है एंटी इंडिया थ्योरी पे जी। तो सबसे बड़ी बात है कि उस चीज़ को लेकर के वो लोग चलते हैं। अब इसमें जो हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड ने जिस बात को उठाया उसको बहुत अहमियत देने की ज़रूरत है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर आपके कंट्री में कोई आ करके इस तरह की हरकतें करता है तो आपके बॉर्डर्स में जो लोग हैं, जो आपके IB में जो फोर्सेज हैं, जो इंटेलिजेंस का पूरा पैराफिलेरिया है, वो सारे क्या कर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा लैकुना है, बहुत बड़ा लैप्स है। ये इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग पाकिस्तान, बार बार उनको कहने, ये ज्यादा जरूरी है देखना कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए हिंदुस्तान में, वो क्या कर रहे हैं और उनको पेनलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है, उनको टास्क में क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा इशू है। बिल्कुल, उनको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। प्रोफेसर ललन प्रसाद, आपने कहा कि बातचीत प्रभावित करने का तरीका है या कोताही है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई इतना सतर्कता बरती जा सकती है इस तरीके के मामलों में, या इंडिया को एंटी टेरर एक्टिविटीज के लिए एकदम फुल प्रूफ बनाया जा सकता है? क्योंकि पठानकोट एक ऐसी जगह है जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, घुसपैठ लगातार होती है, कैसे इसे कंट्रोल किया जाएगा? आपको लगता है कि पॉलिसीज में कोई चेंज की आवश्यकता है? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि ये हमारी इंटेलिजेंस के फेल्योर है। हमें पता है कि पठानकोट एक बहुत सेंसिटिव एरिया है और ये भी पता है कि किस रूट से ये आते हैं जी। क्योंकि जब अभी गुरदासपुर में जो हमला हुआ था और उधमपुर में जो हमला हुआ था, जो लोग उसमें मारे गए, तो उस वक्त भी रूट लगभग इनका वही, उसी रास्ते से लोग आए थे जी। और इंटेलिजेंस फोर्सेस को हमारी पता है कि एक पर्टिकुलर रूट्स ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं और जहाँ से कभी भी ये घुस के आ सकते हैं जी। तो फिर वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट में कहीं न कहीं लैप्स तो हुआ है, तभी तो ये अंदर घुस के आ गए हैं। और इन्होंने आया और फिर SP को भी इन्होंने मारा और SP की गाड़ी छीनी और क्या क्या तो तमाशे हुए हैं। उसके बावजूद वो एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंच गए। तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी जब SP को इन्होंने पकड़ा? हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और इसी बीच में तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं इंटेलिजेंस की कोताही हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी है कि जैसे आपने कहा कि फुल प्रूफ सिस्टम बन जाए, ये बात ठीक है कि फुल प्रूफ सिस्टम बनना मुश्किल है,
क्योंकि जो टेरेन्स है वो बहुत ही दिक्कतों से भरी हुई है, और एक तो बर्फ गिरने लगा है जगह जगह से, और पहाड़ों से वो कब घुस के आ जाते हैं, कैसे अंदर आ जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी हमारी फौज, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस सारी लगी हुई हैं, और सब तार लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, तो ये बार बार क्यों सिक्योरिटी लैप्स ऐसे होता है, बार ये बार बात क्यों समझ में सिक्योरिटी आती लैप्स, और इस पर भी बातचीत करेंगे। इसमें पुष्परंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्परंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। चर्चा भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर के, आज जो पठानकोट में हुआ उसे लेकर के, पुष्परंजन जी आपको लगता है कि टेररिस्ट जो क्या उनका टारगेट शिफ्ट हो रहा है? पंजाब से बहुत ज्यादा इस तरीके की खबरें हमने पिछले कुछ समय में नहीं सुनी। गुरदासपुर में एक मामला हुआ था चंद महीनों पहले, जुलाई के समय में। उसके बाद हमने अब एसपी को किस तरीके से बंधक बनाया गया ये सुना, और आज ये इंसिडेंट हुआ। आपको लग रहा है कि टेररिस्ट जो है उनकी प्लानिंग कुछ चेंज हो रही है, और कश्मीर या दूसरी जगहों से हटकर अब जो टारगेट है वो पंजाब बनता जा रहा है? देखिए, पंजाब को इन्होंने पहले से भी टारगेट कर रखा था, जिससे नशे का कारोबार वहाँ बहुत तेजी से शुरू हुआ था जी। यूथ को उन्होंने, और गुरदासपुर का जो आप हवाला दे रहे हैं, जो दीनानगर थाने को जिस तरह से किया था जी, उसके बाद भी वहाँ पर सरकार चेती नहीं थी, और सरकार के लिए वेकअप कॉल था उस समय जब गुरदासपुर में हमला हुआ था जी। तो ये इशू तो अपने आप में चला, लेकिन जो खबरें मिली, ये जो ग्रुप आया था जिसने किया था, बाकायदा इनकी ट्रेनिंग बहावलपुर में हुई है, पाकिस्तान आजाद कश्मीर वाला जो इलाका है, और जो सरगना है इनका जो मारा गया अभी, नसीर नाम है उसका, जिसको जैश ए मोहम्मद का ये मेंबर था जी। और इसमें लश्कर तैयबा और ISI, ये 3 ISI बाकायदा उस सारे मॉड्यूल को ट्रेंड किया किस तरह से कहाँ क्या करना है। तो इसकी रेकी भी हुई है जिस तरह की खबरें छन के आ रही है इस वक्त। और एक तरफ सरकार, पाकिस्तान की सरकार अपनी खाल बचाने के लिए, उनके जो स्पोक्समैन है काजी खलीलुल्लाह, उन्होंने बयान दिया कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और निंदा करते हैं जी जी जी। यानी सरकार एक तरह से अपने आप को इससे दूर रख रही है, फेस सेविंग की कोशिश है इस मसले पर। लेकिन सारे जो कि सिस्टम जितना भी हमारे पास है उससे एस्टैब्लिश बाकायदा हो रहा है कि वो लोग सीमा पार से आए थे, उनको बाकायदा उनकी ट्रेनिंग की देखी हुई थी। एक जो दिलचस्प है, आप देखिए, जो भी हमले लश्कर तैयबा ने किया, या अभी जो हमलावर हैं ये जी, इनका जो काम करने का तरीका था, इन्होंने जितने भी हमले, संसद का हमला हुआ या उसके बाद के जो चीजें जो छन के आ रही हैं जी, उन हमलों का जो टाइमिंग है वो दिसंबर रहा है। दिसंबर में ज्यादातर इस तरह के हमले किए हैं जी। जैसे 1999 में जो हमला हुआ था, IAF जो प्लेन हाईजैक किया गया था जी, इंडियन एयरलाइंस से काठमांडू से कंधार ले जाया गया जी। ये वही ग्रुप है, और उसमें जैश ए मोहम्मद सबसे ज्यादा एक्टिवेट था। मौलाना मसूद अजहर को वहाँ से जी जी जी, और उस प्लेन को हाईजैक करने की एवज में फिर उसकी रिहाई की डिमांड थी, और ये वही मौलाना, और मुझे लगता है वो रिहाई की बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो कहीं ना कहीं लगता है इस मामले में। देखिए, वो दिसंबर का महीना तो 1999 में जब ये घटना हुई थी जी, उसके बाद दिसंबर 2002 में जी संसद पर हमला होता है जी। दिसंबर इनका एक टारगेट रहा है जी, और दिसंबर के बहुत ज्यादा ये हो सकता था, ये हमला का प्लान दिसंबर में ही कर रखा हुआ इन्होंने, किसी वजह से ये आगे बढ़ गया मामला जी जी जी, क्योंकि तब मोदी जी की यात्रा पाकिस्तान की थी, ये भी ध्यान रखने की बात है जी जी। उस समय ये हमला होता तो सारा कुछ पानी पी सकता था, तो शायद ये बहुत ही होशियारी से इस हमले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी जी, ताकि चीजें मतलब उससे तुरंत नहीं जुड़े। लेकिन ये हर हाल में इसको किसी भी तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में उन चीजों को, जो आज से 10 दिन के बाद जब सारा माहौल बन जाएगा, विदेश सचिव हमारे जा रहे हैं वहाँ पर जी 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 बातचीत हुई, तो उसे किसी तरह से फेल करना है, ये भी एक उद्देश्य है। अगर सबसे बड़ी बात है, भारत सरकार के पास सारे एविडेंस इस समय है, जिस तरह से बातचीत हो रही है कि सारे एविडेंस हम इकट्ठे कर रहे हैं जी, और हमारे पास ये पुख्ता सबूत है, जिस तरह से बयान, और मोदी जी ने तो बेंगलुरु में बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिया कि हम उस हमले को, आज जो अभी से थोड़ी देर पहले बेंगलुरु में भाषण दे रहे थे जी, उसमें मोदी जी ने खुल के कहा कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे जी जी। तो बात यह है कि जब आपके पास सारा एविडेंस है, आपके मंत्री बोल रहे हैं, सारा एविडेंस बोल रहे हैं, तो आपको इमीडिएट
पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाना चाहिए और बुला के अपना प्रतिरोध व्यक्त करना चाहिए, ऑन द रिकॉर्ड सब चीजें दर्ज करानी होनी चाहिए। जी जी, ज्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है। पुष्परंजन जी, इस बीच में हमारे साथ एसपी सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, आप रिटायर्ड जनरल हैं। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का मसला ऐसा है जिस पर आपसे बहुत ज्यादा और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सकती है। सिन्हा साहब, आप हमें बताएं, आपके अपने अनुभव रहे होंगे इस तरीके के मामलों को लेकर। पंजाब में जो आज हुआ, पठानकोट में जो आज हुआ, हमारी गलती इसमें ज्यादा लगती है। जैसे हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि खुफिया एजेंसी है लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं है, विजिलेंस होती है लेकिन शायद ये उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और ये कुछ सर्टेन रूट्स हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं, तो कम से कम इन रूट्स पे तो आप चीजें काउंटर चेक कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि यदि कोई कहता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने अर्ली वार्निंग दे रखा था। जी। दूसरी बात है कि जब इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने अर्ली वार्निंग दे रखा है, उनका काम ही रोल ही है अर्ली वार्निंग, तो उसके बाद ऐसा वारदात क्यों हुआ? तो कुछ हद तक जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसमें लैप्स हुआ है, कमी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एयरफोर्स एज ए फौजी अफसर मैं भी जाऊं गेट पे किसी एयरफोर्स स्टेशन पे तो मुझसे आई कार्ड मांगा जाता है और कार्ड की बदौलत एकदम पूरी तरह डिटेल चेक होता है। तो किसी भी एयरफोर्स स्टेशन एयरफोर्स बेस का 5 लेयर सिक्योरिटी होता है और फर्स्ट लेयर को भी यदि कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा तो ये गंभीर विषय है और इस पे चिंता करने की बात है। ये बात है। लेकिन जो इस तरह की वारदात होती है उसका मैं एक दूसरा पहलू बताना चाहता हूं कि ये वारदात करके पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप कितना भी प्रयत्न करे शांति के वार्तालाप के क्षेत्र में, हम होगा वही जो हम चाहेंगे। तो पाकिस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है वो AIM, आर्मी, ISI, मुल्ला, बिल्कुल, और जो सिविलियन लीडरशिप है वो सिर्फ मुखौटा है। तो जब भी आप देखिए कि 1998 में कंपोजिट डायलॉग की बात हुई थी, कारगिल वॉर हुआ, 2004 में मुशर्रफ वाजपेयी जी की मीटिंग हुई थी 4 जनवरी को, और 6 जनवरी को ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ था जिसमें चौथा पैरा के मिडिल में ये मेंशन किया गया था और जिसमें मुशर्रफ एग्री किए थे कि पाकिस्तान की जमीन को हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी और कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह का जब कमिटमेंट पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट देता है और उस वादे से वो मुकर जाता है और पाकिस्तान फिर उसी रास्ते पे चलती है, तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के DNA में पाकिस्तान आर्मी हेड और उस समय जो मिलिट्री लीडरशिप थी, मैं सिविलियन लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और ISI के DNA में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ऐसे वारदात हुए हैं, ऐसे वारदात होते रहेंगे, हमारे पास विकल्प क्या है? लेकिन जनरल साहब, फिर जो आप कह रहे हैं उससे तो एक चीज लग रहा है कि वहां की गवर्नमेंट वहां पर उतनी स्टेबल या उतनी इंपैक्ट वाली नहीं है जितने ये दूसरे तत्व हैं। एकदम इनका प्रभाव बहुत ज्यादा, एकदम इसमें कोई डाउट नहीं, और ये चाहेंगे ही नहीं कि दोनों पक्षों में किसी तरह की कोई बातचीत। एकदम, क्योंकि यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता नॉर्मलाइज कर जाता है तो पाकिस्तान आर्मी की महत्ता कम हो जाएगी, उसकी दुकान जो है बंद होती नजर आएगी। आपको ये समझना चाहिए कि अमेरिका $3.2 बिलियन का सपोर्ट देता है फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को। ये पैसा जाता कहां है? ये पैसा जाता है आतंकवादियों को, और जो आर्थिक विकास के लिए पैसा खर्च होना चाहिए वो नहीं होता है। और पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर, सुपीरियर ऑफिसर्स वो ऐश करते हैं और उनका कमर्शियल इंटरेस्ट है। 85% ऑफ द जो बिजनेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं। ये कमर्शियल इंटरेस्ट हो या जो भी मसला हो, जनरल साहब, ये ऐसा क्यों होता है कि हमेशा भारत के ही खिलाफ, या जैसा हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा भी कि एंटी इंडियन थ्योरी, देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री को और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसका एक ही हॉबी है, इंडिया हेटिंग, और कोई पाकिस्तान मिलिट्री का हॉबी नहीं है। तो वो इस DNA से नहीं बदल सकता, ये समझने की जरूरत है। अब हमारे पास विकल्प क्या है? मौजूदा सरकार बहुत सही रास्ता ली है, ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी, पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट और पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। एंगेजमेंट विथ हुम, किसके साथ एंगेजमेंट? एंगेजमेंट विथ सिविलियन लीडरशिप, और कंटेन किस पर रोकथाम करो आतंकवादियों पे, रोकथाम करो पाकिस्तान मिलिट्री और ISI पे। तो और इसमें एक और दृष्टिकोण मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ISI और मिलिट्री को कंटेन करने का एक ही तरीका है, क्योंकि अभी अमेरिका के साथ आप देख रही हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर होने जा रहा है मिलिट्री हार्डवेयर का हिंदुस्तान के लिए। तो उसकी आर्थिक इंटरेस्ट जो है वो हमारे साथ फंस रही है। अब मेक इंडिया के तहत अभी वो
M777 हॉविट्जर गन देने जा रहा है, और भी बहुत कुछ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो अब उसका इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो गया है, इस तरफ डाइवर्ट तो पाकिस्तान अमेरिका को समझाना पड़ेगा कि यदि तुम हमारे साथ धंधा करना चाहते हो तो तुम पाकिस्तान को जो 3.2 बिलियन दे रहे हो, मिलिट्री हार्डवेयर दे रहे हो और इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हो, उसमें तुम तब्दीली लाओ, नहीं तो ये धंधा नहीं चलेगा। और अमेरिका को जॉन एफ कैनेडी का मर्डर क्यों हुआ? क्योंकि आर्म्स जो अमेरिका की जो आर्म इंडस्ट्री थी वो नहीं चाहती थी कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो। तो जो वहां की जो इंडस्ट्री है, कमर्शियल इंडस्ट्रीज, वो जब ये भाषा हिंदुस्तान बोलेगा, इस भाषा को बहुत इंटेलिजेंटली समझते हैं और उनमें तब्दीली आएगी। अदरवाइज पाकिस्तान की मिलिट्री और डीएनए में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। आप कुछ भी सांप को कितना भी दूध पिलाइए वो विष ही उगलेगा, ये मान के आप चलिए। और हाँ, विष ही उगलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा अपना सोच है। इरफान शेख जी, आप उधमपुर की बात कीजिए, गुरदासपुर की बात कीजिए, आप पठानकोट की बात कीजिए। आप देखिए पैटर्न है, जो पैटर्न मैंने बताया। जी जनरल साहब सुन लेते हैं, इरफान जी को भी सुन लेते हैं। जी, इनका मैं इंडोर्स करता हूं, इन्होंने जो बातें कही, अल्टीमेटली ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बिजनेस इंटरेस्ट। जहां जहां पे बिजनेस इंटरेस्ट फंसा हो पूरे दुनिया का, ग्लोबली, वहां पे इस तरह के इश्यूज आते हैं। और आपने ये देखा होगा कि नॉर्मलसी होने पर में सबसे बड़ा हथियार सप्लायर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और दोनों कंट्री के रिलेशंस अच्छे होने पर सबसे ज्यादा कमर्शियली जो नुकसान है वो अमेरिका को ही होना है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये रेज करना चाहूंगा कि डिफेंस बजट हिंदुस्तान का एक एक्स अमाउंट है, तो उसमें से उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए जैसा भी टेरेन हो, आप वॉल ऑफ चाइना टाइप का कुछ बना दे, कोई इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दे, कुछ भी। ये मैं बिल्कुल इस लॉजिक को नहीं मानता कि इम्पॉसिबल है कोई भी चीज करना। अगर विल पावर हो गवर्नमेंट के पास में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो जो डिसीजन ले रहे हैं आज की डेट में, वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंडो पाक बॉर्डर है। और पंजाब बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेकर के, वहां के लोगों को लेकर के, भाई ड्रग्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चे उसको लेकर के नशे में गुमराह है, व्हाट लॉजिक है, व्हाट शिट, आई रियली डोंट एक्सेप्ट ऑल दिस। मतलब अगर सिंसियर है गवर्नमेंट हमारा, भाई सबके इनोसेंट की इरफान साहब, आप फिर क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जो बाउंड्रीज है वहां पे बिल्कुल ऑब्वियसली आप क्यों नहीं कर सकते पूरा सिस्टम, और डेफिनेटली आप पूरा सीनियर कैबिनेट मीटिंग बुलाए, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को लाइए, एक रेजोल्यूशन पास कीजिए, लेट ऑल द इन मैटर ऑफ टेररिज्म ऑल अपोजिशन। आज कांग्रेस, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस का एक सीनियर लीडर ये कह रहा है कि टेररिज्म के मामले में हम सब एक साथ है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ है, 1.25 बिलियन लोग एक साथ हैं। जब सब कोई एक साथ है तो लेट अस इन्वेस्ट इन दैट एंड उसको सैनिटाइज करें, उसको फॉर हेवेंस। आपको लग रहा है कि हमारा रक्षा बजट उतना सफिशिएंट नहीं है? उसको बढ़ाओ, कुछ भी करो, और क्या, मतलब द कंट्री नीड्स टू बी सेफ। इफ देयर इज नो सेफ्टी, नो सिक्योरिटी। प्रोफेसर ललन प्रसाद, आपको भी यही लगता है? आपको भी यही लगता है कि इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या उतना नहीं दिया जा रहा जितनी रिक्वायरमेंट है? नहीं, वो तो आपने जो हमारे पॉलिटिकल लीडर साहब हैं उन्होंने ठीक कहा कि जितने फंड्स की जरूरत है शायद या तो मिलिट्री को मुहैया नहीं किया जा रही है, या फिर हम ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं। इतने सालों से हम देख रहे हैं कि तो कहाँ कमी रह गई? अब तो बहुत अरसा हो गया, कई दशक बीत गए। खास तौर से पिछले एक साल के अंदर तो काफी अटैक्स हुए हैं जी। बॉर्डर पर देखिए आए दिन, अब रोज ही सुनाई पड़ता है कि उन्होंने यहाँ अटैक किया, वहाँ अटैक किया, इतने लोग मारे, और ये आतंकवादी यहाँ घुसा है, वैसे घुसा है। तो ये चीजें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग या जो भी हो, सरकार को और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को कोई ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए कि यहाँ जो। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर इरफान शेख साहब या आप इस मसले को लेकर सोच सकते हैं, तो जाकिर के कि जो इससे जुड़े हुए जो संबंधित लोग हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने भी इस पर गौर फरमाया होगा? नहीं किया होगा, जरूर किया होगा, लेकिन देखिए जो अथॉरिटीज है उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा जी। अभी जो पाकिस्तान के साथ सुषमा जी की वार्ता हुई जी, या मोदी जी की वार्ता हुई, या NSA लेवल की वार्ता भी हुई, तो हमेशा एक ट्रेडिशन रहा है कि डोजियर बनाए जाते हैं, और उसमें 26/11 से और दाऊद और ये सारे जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो भारत के खिलाफ हैं, सबके खिलाफ सबूतें पेश की जाती हैं, बातें की जाती हैं। इस बार जो बात हुई है मोदी साहब से भी और सुषमा जी से भी, सब में कहीं कोई डोजियर नहीं बनाया गया, और बहुत खुलकर खाली बात हो गई कि हम आपस में समझौता कर रहे हैं, और जितने मसले हैं, वो टेररिज्म का मसला हो, चाहे बिजनेस का मसला हो, चाहे कोई भी हो, हम उसको हम लोग आपस में बातचीत करके सुलझा लेंगे।
तो ये चीजों को इतनी जल्दी छोड़ देना और इतना मतलब आपको लग रहा है कि ये सरलीकरण फॉर करना, ग्रांटेड वे में डील किया जा रहा है, वो भी एक ऐसी इशू एज जिससे आप डील कर रहे हैं, जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं वो इतने उदार हैं कि आप जो कहते हैं वो कर देंगे, वैसे कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इसी मसले पर अब बात करेंगे कि जो बात हमारे पैनल में निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जब भी दोनों मुल्कों की तरफ से बातचीत की या रिश्तों को नरम करने की, रिश्तों को एक सामंजस्य में लाने की कोशिश की जाती है तो फिर इस तरीके के अटैक शुरू होते हैं। लेकिन ये भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, प्रेशर ग्रुप्स ऐसा करवाते हैं और कैसे मुमकिन होता है और क्यों हिंदुस्तान की सरकार पिछले कई दशकों से भी इससे परेशान है, इससे निपट नहीं पाई, इसका खात्मा नहीं हो पाया, इस पर फुल स्टॉप नहीं लग पाया, इस पर भी बातचीत होगी हमारे पैनल के साथ। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापसी। सर 10 मिनट बाद जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्या दोनों मुल्कों के रिश्तों पर आतंकी ग्रहण लग गया है, इसी को लेकर चर्चा है हमारे पैनल के साथ, जिसमें मौजूद है प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार के, इसी के साथ पुष्परंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार भी के, राजनीतिक विश्लेषक भी के। हमारे साथ एसपी सिन्हा साहब हैं, रिटायर्ड जर्नल के, लगातार हमें काफी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो उनसे सुनने को मिल रही है, और इरफान शेख साहब चैनल 1 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। पुष्परंजन जी, आपसे मेरा ये सवाल है, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि हम ब्रेक से लौटेंगे तो चर्चा इसी बात पर होगी
पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद को लेकर हमने बहुत कुछ झेला है। हजारों लोगों की मौत हुई है, कई मासूम मारे गए हैं, बहुत नुकसान झेला है और एक खौफ सा माहौल है। कहीं भी हिंदुस्तान में एक वक्त ऐसा भी आया जब इस तरीके की दहशतगर्दी के माहौल के बीच लोग घर से बाहर निकलने तक डरने लगे थे। खासकर मैं मुंबई का जिक्र कर रही हूँ, जहां पर लोकल ट्रेन में हुआ, 26/11 में हुआ और मुंबई को बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया। आपको लगता है कि पिछले कुछ दशकों के बाद भारतीय जो सरकारें रही हैं या जो राजनेता रखे हैं, उनकी विल पावर इतनी अच्छी नहीं थी कि इसको कर्टेल कर पाते, वरना पाकिस्तान जैसे मुल्क से जो कि कई चीजों में हमसे काफी पीछे है, टर्नओवर की बात कर लें, आर्थिक स्थिति की बात कर लें, स्थिरता की बात कर लें, तमाम दूसरे मसलों में जो काफी पीछे है, उससे इस तरीके की चीजें बार बार ना होती। देखिए, ये जो मोदी गवर्नमेंट है जी, इसके विल पावर को देख के लोगों ने इतना मैंडेट दिया, मतलब कि लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे कहते हैं हम जी। ये विल पावर क्या था? पाकिस्तान सबसे बड़ा एजेंडा था कि पाकिस्तान को हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जी जी, और एकदम तुर्की जवाब देंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। 1.5 साल में सॉफ्ट, ये भी लगता है जैसे यूपीए 3 है, यूपीए डिफेंस। लेकिन जनरल साहब कह रहे हैं जवाब देने के मामले में नई टैक्टिस है सरकार की, ये नहीं, नई पॉलिसी। जनरल साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है, हम तो एक आम जनता की दृष्टि से बात कर रहे हैं जी जी। और देखिए, अभी हाल में ज्यादा दिन नहीं हुआ, 10 दिसंबर को अमेरिकी उप विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन है, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह के अटैक भारत पाकिस्तान के बीच में हो रहे हैं, टेरर अटैक हो रहे हैं, इस टेरर अटैक से फुल स्केल वार भी हो सकता है जी। एक जिम्मेदार व्यक्ति ये बात कह रहा है, कोई अमेरिका का कोई एनालिस्ट नहीं कह रहा है जी। तो उसकी जिम्मेदार व्यक्ति की बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है जी जी। दूसरा, इसमें जो हमला अभी हुआ है, इसमें स्टेट टेरर है या प्राइवेट टेरर एक्ट हो रहा है, ये भी तय करना भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है, या दोनों के कोलैबोरेशन से ये सारा कुछ हुआ है। क्योंकि जब भी ऐसे हमले होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, पिछले 1.5 साल के विजुअल्स निकालिए, तो जब भी हमले हुए हैं पाकिस्तान की ओर से, तो एक ही टाइप एक शब्दावली बनी हुई है, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। अरे साहब, आप कौन सा किस तरह का मुंहतोड़ जवाब देंगे, किस मॉडल में देंगे, शायद जनरल साहब बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि डिफेंस का मामला है। लेकिन मैंने जो गौर किया है कि देखिए, इसी मौलाना अजहर को मुशर्रफ ने 2002 में बैन कर दिया था, उसकी पार्टी को जी, है ना। तो उसके संगठन को बैन करने के बाद इन्होंने फिर कदमुल इस्लाम करके जी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जी जी जी। और अभी भी नाम भले ही कदमुल इस्लाम है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना मसूद अजहर के इस संगठन का नाम ये है। वो व्यक्ति बाकायदा उस समय 2002 में डिक्लेयर इन्होंने किया था कि ये व्यक्ति पाकिस्तान में है ही नहीं, इनके संगठन को बैन किया गया है, पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता है। 2003 जुलाई की बात है, डेट मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, मैंने इंटरव्यू किया था जर्मनी से उस व्यक्ति का जी, और एस्टैब्लिश किया था बाकायदा कि नहीं, ये है पाकिस्तान में। लाहौर के किसी इलाके से उसने इंटरव्यू दिया था, फिर नंबर ही उसने बदल दिया, फौरन वो नंबर बदला गया जी, दोबारा कांटेक्ट नहीं एस्टैब्लिश हो पाया। तो ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पर, उनकी पूरी लिस्ट। अभी जो चीजें जो मॉड्यूल है, भारत सरकार को इसमें देर नहीं करनी चाहिए, यहाँ के हाई कमिश्नर को सारी चीजें देनी चाहिए जी। क्योंकि अब कोई बचा नहीं, कोई भी अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं पुष्परंजन जी, उससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की अपनी इंटेंशन है कि इन लोगों को रखा ही जाए। जो आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार बैन तो करती है, फिर एक दूसरे नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनता है, वो लोग वहीं पर रहते हैं, पाकिस्तान लेकिन हमेशा डिनाई करता है। देखिए, पाकिस्तान फौज में भी हमने देखा है, पाकिस्तान फौज में भी या इंटेलिजेंस में भी एक तबका तो ये है कि कभी नहीं चाहे कि पटरी पे कोई भी बात बने जी जी। वो बराबर चाहे कि कोई भी बातचीत हो, डिरेल हो, और ये तब ज्यादा ये लोग एक्टिव हो जाते हैं जब ये एकदम से बातचीत के शेड्यूल में हफ्ता 10 दिन 15 दिन का शेड्यूल बनता है, उस बीच में वो लोग बहुत तेजी से एक्टिव होते हैं कि किसी भी तरह से डिरेल किया जाए बातचीत को। तो ये तो इनका पुराना फॉर्मेट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें इन्होंने जो सिखों का जो आतंकी संगठन है बब्बर खालसा इंटरनेशनल जी, उसको कभी पंजाब वाले जो भी ये दोनों गुरदासपुर का मामला या अभी जो हो रहा है या हुआ है, इन दोनों में उनको अटैच नहीं किया इन्होंने। शुक्र की बात यह है कि जो सिख अतिवादी हैं या यूथ हैं वहां पर, जो नशे के पूरे उसमें हैं, उनका इस्तेमाल हो सकता है रेकी वगैरह में किया हो या लोकल इंफॉर्मेशन के लिए किया हो, लेकिन फुल जो होना चाहिए, जो हाईली ट्रेंड जो बब्बर खालसा के हैं लोग, उनका शायद अभी इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया, पता नहीं क्यों, क्या है इसके पीछे। अगर लगातार इस तरीके के आतंकवादी हमले हो भी रहे हैं, तो आखिरकार हिंदुस्तान सरकार के पास क्या विकल्प है?
कैसे ये खत्म होगा और कैसे लगेगा इस पर फुल स्टॉप? जनरल साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस है जो इंडियन गवर्नमेंट को अपनाने चाहिए, या अगर वो अपनाती तो शायद इस तरीके की घटनाएं पहले से ही कुछ कम होती या बंद होती? हमारे पास 3 विकल्प है, 3 रास्ता है जी। डिप्लोमेटिक, मिलिट्री ऑप्शन जी, और तीसरी ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगा जी। जब डिप्लोमेटिक ऑप्शन की बात करते हैं तो हम इंगेजमेंट पॉलिसी की बात करते हैं और वार्तालाप की बात करते हैं, समिट्स की बात करते हैं, NSA लेवल टॉक्स की बात करते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की बात करते हैं, वो है डिप्लोमेटिक लेवल। जी। और डिप्लोमेटिक लेवल का एक फायदा ये है कि जब हम बातचीत करते हैं तो एक तरह से हम अपना एक फ्लैंक कवर कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो या विदेशी शक्तियां हो, उनको हम ये बता रहे हैं कि आगे बढ़ने में, इनिशिएटिव लेने में हम पीछे नहीं हैं। पाकिस्तान यदि रेसिप्रोकेट नहीं करता है तो ये हमारी गलती नहीं है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव शतरंज के चाल में एक अच्छा चाल है। दूसरा जो ऑप्शन है वो मिलिट्री ऑप्शन। मेरी अपनी सोच है कि मिलिट्री ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। इन बिटवीन मध्य में ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो सकता है। तीसरी जो बात है जो मैं ये कहना चाहता हूँ और उसको बहुत सटल वे में, बहुत हिंट के रूप में बात कर रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि जिस भाषा में, जिस शैली में पाकिस्तान हमसे बात करता है, आतंकवाद करता है, उसी शैली में, उसी कोवर्ट ऑपरेशन में हमको इस्तेमाल करना चाहिए और उसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस सरकार, जब गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो हमारे डीप स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे उन्होंने उसको डिसमेंटल किया, खत्म किया, और उसका जो नतीजा है कि हम उस नतीजा को भुगत रहे हैं। तो हमारे जो डीप स्ट्रेटेजिक एसेट्स रहे हैं उसको रीएक्टिवेट करने की जरूरत है और उस पाकिस्तान आर्मी को उसी शैली में जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि जब उनके झोपड़ी में आग लगेगी तब वो उनका हीट समझेंगे और तब मेरा ख्याल है। साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे स्थिति बड़ी अराजक हो जाएगी, चीजें दूसरे उस पे बदल जाएंगी? जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भारत की छवि जो है, और कोई और देखिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको प्रॉब्लम है कि आप यदि पर्शियन में पाकिस्तान बात कर रहा है, हम संस्कृत में बात करें, नहीं बात जमेगी। क्या होता है, वाजपेयी जी ने इतना सेक्रीफाइस किया, बस में गए, लाहौर गए, 4th पैरा में ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ, क्या हुआ? उफा में मोदी जी गए, लाहौर अभी गए। जब भी ऐसे इनिशिएटिव होते हैं, 24 घंटा से लेके 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ना कुछ आतंकवाद हो जाता है। तो ये तो पैटर्न चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अपनी दुकान बंद नहीं कर सकती, वो ये तो अपनी चलता रहेगा इस तरह से। तो क्या हमारे पास क्या है कि हम चाहते रहें, हम अपना आदमियों का जो इनोसेंट भोले भाले इंसान उनका मौत करवाते रहे? जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि टॉलरेंस की जो नीति है, आप कहीं ना कहीं उस पर एकदम लगना चाहिए, एकदम हमको पाकिस्तान के ही भाषा में पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि मिलिट्री ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है। उसके पहले जो एक स्टेप है वो लीजिए, आप उसी शैली में कोवर्ट ऑपरेशन कीजिए और कोवर्ट ऑपरेशन के लिए जो भी आपको अपने को ऑर्गेनाइज करना, जिस तरह से वो कीजिए। शर्मेल शेख में 2000 उम्मीद है कि ये तरीका अपनाया जाएगा। एकदम शर्मेल शेख में जब नाम मीटिंग हुआ था 2009 में, 2004 में क्या समझौता हुआ था जॉइंट स्टेटमेंट 4th पैरा में? 4th पैरा में बहुत कहा गया था कि पाकिस्तान अपने जमीन को आतंकवाद के लिए परमिट नहीं करेगा। मुशर्रफ ने ये कमिटमेंट दिया था। उस कमिटमेंट का क्या हुआ? 2009 में शर्मेल शेख में मनमोहन सिंह यू टर्न मार गए और उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक हिंड्रेंस नहीं रहेगा पीस प्रोसेस में। तो जब इस तरह की छूट, उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान। फिर जनरल साहब, क्यों अब तक भारतीय सरकारों ने इस तरीके की नीति नहीं अपनाई? क्योंकि हमारे जो डीप स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उसको हम लोग रीऑर्गेनाइज नहीं कर, वो डिसमेंटल हो गया पूरी तरह से। लेकिन उसके पीछे कोई कारण रहा होगा ना? क्या कारण आपको लगता है कि इन चीजों को डिसमेंटल? वीक लीड सरकार, सॉफ्ट स्टेट जी, यही कारण रहा है। हम लोग के घुटने में दम नहीं है। हम प्रॉब्लम यहाँ ये है जी। तो जब तक हम लोग एक रिजॉल्व नहीं, जब तक हम अपनी इच्छा शक्ति नहीं जाहिर करते हैं कि तुम जब यदि हमारे घर में झोपड़ी में आग लगाओगे तो हम भी तुम्हारी झोपड़ी में आग लगाने की क्षमता रखते हैं, जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा तब तक डर नहीं। बिना ये भय के न हो प्रीत गोसाई। बिल्कुल। जब भगवान राम सागर को बोले कि तू सूख जा, मैं जाना चाहता हूं श्रीलंका, नहीं माने। जब तीर निकाला तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो सवाल है, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। भय का जवाब भय व सुपर भय। आप सुपर भय पाकिस्तान आर्मी को समझाइए। सुपर भय यानी आप कह रहे हैं कि और ज्यादा कुछ ऐसी नीति चाहिए, उसी की भाषा, उसकी डोज बढ़ाइए। जी, उसकी डोज बढ़ाइए जी।
तो भारतीय सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी है, ऐसा फिलहाल लग रहा है जो हमारे पैनल में चर्चा हो रही है। इससे बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप इस दौरान हमसे जुड़े और आपने तमाम जरूरी जानकारी और अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन अपने बाकी मेहमानों के साथ हम इस चर्चा को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। इरफान शेख जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एडिटर के हमारे। इरफान शेख साहब, आपने सुना जो कहा जनरल साहब ने, आपको लगता है कि वाकई इसी तरीके के एक रिएक्शन की या ऐसे ही डोज की जरूरत है अब पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली आई एग्री विद व्हाट ही सेड। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भय बिन प्रीत नहीं होता है और हमें सख्त होने की जरूरत है, थोड़ा सा फोर्सफुल होने की जरूरत है। इसमें दो बातें मैं रेज करना चाहूँगा। वन इज डेफिनेटली आज पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि पूरे विश्व में एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में इमेज आया हुआ है पाकिस्तान का, तो बहुत ज्यादा उनको प्रोएक्टिव होकर के इस चीज पे देखना चाहिए कि उनकी जो ब्रांडिंग हो रही है पाकिस्तान की ऑल ओवर द ग्लोब, ये हो रहा है कि इफ ह्यूमैनिटी अगर खत्म होगी तो उसके लिए एक एपिसेंटर ये पाकिस्तान बनेगा। तो इमेज भी कोई चीज होती है, इमेज बिल्डिंग पाकिस्तान को करना है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को और जितने भी डिफेंस के रिटायर्ड लोग हैं या डिफेंस में जब ये इस तरह की बातें करते हैं कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए वो करना, मुझे बड़ा दुख होता है। भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर थोड़ा सा चिंता करना चाहिए कि हम इतने सारे 1.25 बिलियन पॉपुलेशन है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हम टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हैं और पेट्रियोटिक हैं, तो ये सारे चीज़ों के बावजूद भी हम बार बार उंगली उधर क्यों करते हैं? हम ये क्यों नहीं देखते कि क्या क्या लैकुना है, उस पर हम कैसे काम करें, अपने आप को सुरक्षित, मतलब पूरा सिस्टम आपका चरमरा गया, टेररिस्ट घुस कैसे गए आपके घर में? मुझे आज तक ये लॉजिक, आज तक मुझे डेफिनेटली आपके एयरफोर्स के बेस पे, आपके एयरफोर्स के बेस पे पहुंच गए। मतलब आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड, इतने साल जर्नलिज्म करने के बाद आज भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है कि देयर इज नो लॉजिक। मतलब हाउ आपके घर में कोई एंटर कर जाए और आप कहेंगे भैया वो घुस गया, ये घुस गया। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप सिस्टम को सॉलिडिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इट्स गॉन। तो आप उस पर प्लीज थोड़ा सा वो करें। जी, प्रोफेसर लल्लन प्रसाद, आपको भी लगता है कि हमें अपने डिफेंस मैकेनिज्म पे वर्कआउट करना चाहिए, इसमें चेंज की जरूरत है? और जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा, इरफान शेख भी कह रहे हैं कि इंटेंशन जो है इसे लेकर, उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ानी चाहिए, जो वॉल्यूम है इन चीजों को ट्रीट करने का वो बढ़ाना चाहिए। जी देखिए, डिफेंस स्ट्रेटजी हमारी बहुत आउट ऑफ डेट हो चुकी है जी। बहुत दिन से हम पाकिस्तान से ऐसे ही खाली बात करते रहे। बात करना ठीक है, बात है, डिप्लोमेसी है, वी मस्ट टॉक टू देम। वैसे ही बात करनी चाहिए जैसे वो हमसे बात कर रहे हैं जी। और ऊपर से हम सब कुछ दिखाएं कि हमें आप बहुत प्रेम है आपसे और हम आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अंदर से अपने आप को अगर आप कमज़ोर रहोगे तो अगला आपको हमेशा दबाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान इस स्थिति का फ़ायदा उठा रहा है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं और वो प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि मोदी सरकार भी एक सॉफ्ट रुख अख्तियार कर रही है? बहुत सॉफ्ट रुख है जी। देखिए, 1.5 महीने मोदी सरकार को हुआ, इन्होंने बहुत प्रॉमिस किए थे पाकिस्तान के बारे में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। रोज मुंह तोड़ जवाब देने की बात होती है, कहाँ मुंह तोड़ जवाब होता है? कितने लोग जम्मू में मर गए हैं, लोगों के घर द्वार नष्ट होते जा रहे हैं और बार बार अटैक होता जाता है बॉर्डर पर, कौन सा मुंह तोड़ जवाब आप दे रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि हमें एक स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए। देखिए, जब हम देख रहे हैं कि बार बार आज़ाद कश्मीर को ले लीजिए, इतने टेररिस्ट वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, हमारी सरकार को पता है, इंटेलिजेंस को भी पता है कि कहाँ कहाँ टेररिस्ट कैंप है, आप क्यों नहीं अटैक करते? आपके पास इतने मिसाइल्स पड़े हुए, इतने लेटेस्ट इक्विपमेंट पड़े हैं, रोज़ आप अखबारों में दिखाते हैं कि हमने इतना एडवांसमेंट कर लिया, उतना एडवांसमेंट कर लिया, और आपके पड़ोस में आपसे 10, 20, 50 किलो मील आगे तमाम इनके टेररिस्ट कैंप है और हम उनको नष्ट नहीं कर सकते। एक बार आप जरा हिम्मत करके देखिए, फिर तो चीजें बदल जाएंगी। पाकिस्तान ये जानता है कि भारत ये स्टेप उठाएगा नहीं। कहीं ऐसा तो जब नहीं पाकिस्तान को ये विश्वास हो जाएगा सरकार बातचीत चाहती भी हो, तो अब वहां पे ये जो अलगाववादी या जो इस तरीके के टेरर ग्रुप्स हैं, ये इतने ज्यादा प्रभावी हो गए हैं कि अब सरकार के भी कंट्रोल में नहीं है। अब ये करेंगे अपना जो इंटरफेरेंस है। अगर मोदी सरकार थोड़ा सा भी हिम्मत दिखा दे जी, दुनिया मोदी सरकार को कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि हम तो ये कह सकते हैं ना कि हमने तो बात करने की कोशिश की, लेकिन बात का जवाब हमें मिलता है, तो हम भी बात जवाब देंगे उसको। जी जी जी। फिलहाल मेरा ये सवाल पुष्परंजन जी से है, आप हमें बताएं कि क्या वाकई में ऐसा है कि पाकिस्तान सरकार अगर अब करना भी चाहे बातचीत और इस मसले को कंट्रोल भी करना चाहे, तो अब ये उसकी भी हाथ की बात नहीं। पाकिस्तान सरकार अगर चाहे, इच्छा शक्ति मजबूत हो, जीत अगर फौज पे है या वैसे लोगों पर, तब तो बहुत कुछ हो सकता है। पुष्परंजन जी, आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में उतनी प्रभावी है जितनी दूसरी एजेंसियां या जो पैरेलल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, आर्मी की, IS की,
ये जो एजेंसीज है ये ज्यादा वहां प्रभावी है? नहीं, वहाँ है ना कि एक अक्सर मतलब कि आम फहमी है कि वहाँ पर आतंकवादी, अल्लाह आतंकवादी और यही लोग सरकार चला रहे हैं, ISI, ये तीन ऐसे शिगुफा छूटा हुआ है। लेकिन इसमें सच्चाई कई हद तक सच्चाई भी है। सच्चाई इस मायने में है कि कई बार ऐसी बातचीत को डिरेल करने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हमसे पूछे बगैर आप कैसे नरेंद्र मोदी का स्वागत लाहौर में कर सकते हैं, हमसे बगैर इजाजत के आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, हमसे भी इजाजत लीजिए अगर बातचीत करनी है तो आपको। ये मैसेज जाता है। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं और बहुत जल्दी उन्होंने ये मैसेज दिया है, ज्यादा वक्त नहीं लगाया इस मैसेज में। और वहां भी घटनाएं हो सकती है क्योंकि उनको जिस तरह से डर रहता है कि कहीं हमारे यहाँ भी कोई, क्योंकि जिस पाकिस्तान में कोई भी बातचीत हो रही है, अभी अफगानिस्तान में जो कुछ भी उन्हें करना है, ISI ने सबसे पहले एक्टिवेट किया अपने आप को इनसे तालिबान से, जो ग्रुप है तालिबान पाकिस्तान, उस ग्रुप से सबसे पहले बातचीत हुई और वो ग्रुप काफी हद तक इनके कॉन्फिडेंस में आ चुका है। अफगानिस्तान में जो भी इनकी इस समय जो कुछ भी पाकिस्तान की पॉलिसी आगे बढ़ रही है उसमें भारत को भी उन्होंने जब शामिल किया तो तालिबान को प्रति भारत काफी सॉफ्ट हो चुका है। दिल्ली में भी तालिबान के कई नेता पिछले मोदी जी के सरकार के समय भी 3-4 राउंड वहाँ के नेता आ चुके हैं तालिबान के। NSA में बातचीत हुई है, उस लेवल पे बातचीत हुई है, लेकिन इसे पब्लिक नहीं किया गया, इसे मीडिया में नहीं लाया गया। लेकिन तालिबान से भी भारत सरकार बीच में बातचीत होती रही है। इसलिए आप नॉन स्टेट जो एक्टर हैं उनसे आप कैसे निपटेंगे, और खासकर वैसे जो कि पाकिस्तान में एकदम खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, उनको कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, अनचेंज बुल रहे हैं बिल्कुल। अब दाऊद इब्राहिम का केस है या इनके साथ साथ अभी जो मसूद अजहर की बात हो रही है, तो ऐसे लोगों को जब तक इन पर गिरफ्तारी नहीं हुई या इनको पकड़ के नहीं वहीं चाहे। और पाकिस्तान में तो ये हाल है, वहाँ बगदादी के जैसे जो आतंकी है जिनको इनामी घोषित किया हुआ है भारत ने, वो खुलेआम सरकार से ही सवाल पूछा करते हैं कि क्यों आप मोदी जी को बुलाते हैं, क्यों इस तरीके की चीजें। तो ये ओपन एक उनके लिए फोरम वहाँ पे खुला हुआ है, यानी आतंकियों का ट्रीटमेंट भी वहाँ किसी आम व्यक्ति की तरह ही है। क्योंकि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें जो बैटल फील्ड में होता है, जहाँ गोलियां चल रही होती है, वहाँ किस हालात में चल रही है, उसके एनालिसिस हम लोग बाहर से अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन एक अफसोस होता है कि शायद कसाब की तरह भी 1-5 में से पकड़ा जाता तो एक मजबूत एविडेंस और अपने पास होता भारत सरकार के पास। लेकिन जब ऑपरेशन होता है वहाँ कब क्या कैसे ऑपरेशन हो रहा है। जी इरफान शेख कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें एक चीज थोड़ा सा, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है और पुष्परंजन जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, इनकी बातों का बड़ा वेट होता है, सब कोई देखते हैं। एक चीज जो इन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान का, मतलब वहाँ पे अल्लाह है, अल्लाह तो पूरी कायनात में है और हिंदुस्तान में भी वो अल्लाह है, और अल्लाह के लिए कहा जाता है कि वो रब्बुल आलमीन है, यानी पूरे आलम के रब हैं। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, सिर्फ मुसलमान के वो रब नहीं है। रब्बुल पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, तो ये बात कहना गलत होगा कि अल्लाह सिर्फ, हाँ पूरी कायनात तो, हाँ तो जी अंधविश्वास की जी 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 अल्लाह से बात नहीं होती। तो रही बात के नाम पे जो जी 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 आप जो कहना चाह रहे हैं पुष्परंजन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिहादियों की बात करें, जो जिहाद, हाँ मैं उसी में आ रहा हूँ, गलत काम मैं उसी में आ रहा हूँ, मैं उसी में आ रहा हूँ, इस्लाम में जिहाद में उसी में आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोग इनोसेंट्स को मार रहे हैं, नहीं तो जो जितने जी 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 दोस्तों क्लैरिफाई थोड़ा सा किया, तो सबसे बड़ी, क्योंकि जो सुन रहे हैं देख रहे हैं वो आपके इतने पढ़े लिखे नहीं हो सकते, तो उनका परसेप्शन गलत हो सकता है, इसलिए मैंने इसको रेक्टिफाई किया, इसलिए रेक्टिफाई किया मैंने। जी 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 तो और दूसरी बात यह है कि जो लोग इस्लाम के नाम पे ये टेररिज्म कर रहे हैं, कुरान शरीफ में कहीं भी शुरू से अंत तक ये नहीं लिखा हुआ जिहाद जो है, अपने जो लालच है, अपने जो डिजायर है, उसके खिलाफ सबसे पहला जिहाद इंसान को अपने अंदर करना होता है। तो ये जो कुछ कलमा लिख करके और अल्लाह पीछे लिख करके ये बंदूक जो तानते हैं, ये इस्लाम के फॉलोअर है ही नहीं। तो कोई भी जो ट्रू मुस्लिम होगा वो कभी भी इनको सपोर्ट और ये नहीं करेगा, और सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा मुसलमान होगा तो अपने देश के खातिर अपनी जान दे देगा, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देगा। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद भी इस दौरान हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, हम लोग बात करें कि पाकिस्तान में कैसे हाल है, वहाँ कैसे हुकूक है, वहाँ किस तरीके से फ्रीडम है आतंकियों के लिए, और पनाहगाह है, सरपरस्त बन गया पाकिस्तान उनका। लेकिन भारतीय सरकारों की सर जब हम बात करते हैं, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो शासन पद्धति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जी
पाकिस्तान में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सिर्फ नाम मात्र की गवर्नमेंट है, एक मुखौटा सिर्फ है जी। जो वहाँ पर असली शासक हैं वहाँ के मिलिट्री के लोग हैं और उनको आईएसआई जो जी जी जी। प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि भारत में जो गवर्नमेंट है वो तो चुनी हुई सरकार के पूरे बहुमत से आई सरकार के पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से चीजें हुई हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार भी नाकाम हुई के इस फ्रंट पे आतंकवाद के मसले पर इस तरीके से लड़ने में? कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार भी असफल रही है इसमें। जी जी। जैसे पहले यूपीए सरकार थी वैसे मोदी सरकार में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ अभी तक। यानी सरकारें बदले पर उनकी पॉलिसी से लेकर नहीं बदल रही। पॉलिसी भी मैं समझता हूँ डिफेंस स्ट्रेटेजी हमारी कमजोर है, इसकी वजह से हम परेशान हैं। अगर हम डिफेंस स्ट्रेटेजी अपनी पक्की करें और बॉर्डर को इस तरह से सील कर दें कि कोई बहुत बड़ा बॉर्डर भी नहीं अगर देखा जाए, इतना हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है डेफिनेटली। और अगर हम लेकिन प्रोफेसर साहब, आतंकियों की घुसपैठ का एक जरिया बॉर्डर ही देखी है, वो कब किस फॉर्म में कहां कैसे एंट्री ले रहे थे, ये बहुत अलग मसला है। मुझे लगता है एक एक शख्स पे नहीं मसला तो है, लेकिन देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूं जी। पीछे 2-3 साल पहले जो केस हुआ था बॉम्बे के अटैक के बाद भी जी, कोई नाव आ रहा था, वो पाकिस्तान से कोई शिप आ रहा था, उस पर कुछ लोग पकड़े गए जी। बाद में हमारे ही किसी सेना के आदमी ने किसी ने कह दिया कि वो तो फेक इनकाउंटर था, क्या था जी जी जी। इस तरह के स्टेटमेंट हमारे देश में लोग ही दे रहेंगे तो हम हमारी क्या स्ट्रेटजी रह जाएगी? अगर कभी गलती भी हुई तो हमें नहीं मानना चाहिए। देखिए मतलब ये भी रणनीति का एक हिस्सा है, रणनीति का एक हिस्सा है ये। और आप इस तरह से अगर इतना साफ टफ हो जाएंगे और जैसे अभी ह्यूमन एक्टिविटीज की बात हुई है, ह्यूमन राइट्स की है, वो ह्यूमन राइट्स वाले चिल्लाते रहे। दुनिया में जो देश जो काम करना चाहता है वाकई में मुझे लगता है हिंदुस्तान अपने आप में एक ऐसा मुल्क होगा जहां कसाब को लेकर इतने सारे अधिकार और इतने लंबे समय तक रखना, उसे याकूब मेनन के लिए रात भर में कोर्ट का खुल जाना, ये सब हिंदुस्तान में ही मुनासिब है। 125 करोड़ आदमियों की सिक्योरिटी का भी तो सवाल है जी। ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि वो हमें मार दें, उनकी ह्यूमन राइट है। पुष्परंजन जी से मेरा ये सवाल है, पुष्परंजन जी आपको लगता है कि याकूब मेनन वाले केस में या कसाब वाले केस में जैसे हिंदुस्तान के ही कई बड़े नामचीन वकील या पॉलिटिकल पार्टीज कई बार फेवर करती हुई नजर आई कि नहीं ये सजा नहीं होनी चाहिए या ह्यूमन राइट है, तो अपने आप ही हमारे पास इतनी चीजें और इतने मत हो जाते हैं कि कहीं भी एकजुटता नहीं दिखती टेररिस्ट के मुद्दे पर, टेरर के मुद्दे पर, आतंकियों के मुद्दे पर। देखिए यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की जी। हमें उससे थोड़ा उस चश्मे से भी देखना चाहिए कि रात को अगर 12 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इस तरह के मामले को ले जाया जाता है जी, तो उसका एक पॉजिटिव पहलू ये है कि ये डेमोक्रेट ये देश इतना खुला है कि न्यायपालिका भी ऐसे केस को आखिरी वक्त सुनवाई करती है, उस चश्मे से भी देखा जाना चाहिए जी। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें गुस्सा जरूर आता है, वो मुठ्ठियां भेजते हैं, उन्हें नाराजगी होती है इस बात को लेकर कि हम इतने क्यों सॉफ्ट हैं, हमें नहीं होना चाहिए सॉफ्ट, हमें जवाब देना चाहिए, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर इतना सारा वोट बैंक है, इतने सारे लोग हैं, उन्हें भी जवाब देना होता है, उन्हें भी हमारे जो राजनेता हैं चुनाव में जाना होता है, तो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप भी हैं और बहुत सारे प्रेशर भी सरकार पे, न्यायपालिका पे है। न्यायपालिका भी ऐसे फ्री नहीं है बिल्कुल। पुष्परंजन जी, इस तरीके की हरकतों या इस तरीके की वारदातों का कोई अंत आपको दिखता है? ये जो आतंकवाद का मसला है जिससे हम कई दशकों से दो चार होते रहेंगे, इसका कोई अंत आपकी नजर में है? नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। ये आज एक ग्रुप पंजाब में मारा गया, उसके बाद जरूरी नहीं कि कोई दोहराया नहीं जाए, ये 2016 में कुछ हुई नहीं, या पाकिस्तान से मुलाकात अगर फिर नरेंद्र मोदी को हर 2-3 महीने पे मुलाकात अगर होता रहे भी नवाज शरीफ साहब से, तो फिर भी कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता। स्वयं नवाज शरीफ भी गारंटी नहीं दे सकते जी जी कि कोई हमला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट एक्टर भी हैं, उनमें आपस में भी कई लॉबी है, पाकिस्तान मिलिट्री में कई लॉबी है, कई लॉबीज है, कई मसले को कॉन्फिडेंस है उन पर, नवाज शरीफ पर जी जी जी। लेकिन राहिल शरीफ के खिलाफ भी तो कई सारे ग्रुप ऐसे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान की सरकार अगर कर सकती है तो बस इतना कि इसे लेकर एक ठोस कदम उठाए, एक बढ़िया और बेहतर रणनीति बनाए, एक ऐसी रणनीति जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सके आतंक के मसले पर। द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, दोनों मुल्कों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसकी कीमत हिंदुस्तान इस तरीके से अदा करे, ऐसा शायद ही कोई हिंदुस्तानी नागरिक चाहता हो। इसी उम्मीद के साथ कि कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब आतंकवाद पे विराम लगेगा, जब हिंदुस्तान की सरकार इस चुनौती से पार पाने में कामयाब होगी। आज के इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।